हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी क्लासेस। तो आज जो हम यूनिट कवर कर रहे हैं वो है हमारा यूनिट नंबर 3। पेपर का नेम है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 टू 1870। आप सभी लोग जानते हैं हिस्ट्री मेजर का सब्जेक्ट है। तो हमारा जो यूनिट का नाम है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। इसका नाम है 19वीं शताब्दी की शुरुआत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। तो आप सभी लोग जानते हैं जिस वक्त यूरोप में 19वीं शताब्दी की शुरुआत होती है तो वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर। वही चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें हमें दो सब यूनिट पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा औद्योगिकरण, जिसमें हमें औद्योगिकरण का पैटर्न देखना है। काम की बदलती प्रकृति देखनी है कि किस तरीके के चेंजेस आते हैं वहाँ पे काम में। उसके बाद हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन कि समाज में क्या हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और लास्ट इसमें रहेगा हमारा औद्योगिक शहर में जीवन, यानी कि जिन शहरों में लोग काम करने जाते हैं वहाँ पे उन लोगों के जीवन में क्या बदलाव आते हैं, कैसी परिस्थिति में उन्हें रहना पड़ता है। उसके बाद हमारा जो सेकंड सब यूनिट है वो है हमारा सामाजिक उथल पुथल, जहाँ पे हम देखेंगे श्रमिक आंदोलन, उदारवाद का उदय, जो कि उदारवाद एक नई विचारधारा थी वहाँ पर, और देखेंगे प्रारंभिक समाजवाद। आई होप आप लोगों को यहाँ से चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू मिल गया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप में औद्योगिकरण का महत्व बढ़ता चला गया, जिससे प्रभावित होकर लोगों के जीवन, समाज की संरचना, लोगों के कामकाज आदि में बदलाव देखने को मिल रहा था। तो आप सभी लोग जानते हैं यूरोप एक ऐसी जगह है, एक ऐसा क्षेत्र है पूरे विश्व में जहाँ पे औद्योगिकरण बहुत तेजी से विकास कर रहा था। और जब हम इसकी हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ना वहाँ पे औद्योगिकरण बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, जिसके वजह से लोगों के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे। वहाँ पे जो समाज था उसकी संरचना में बदलाव देखने को मिल रहे थे, जैसे कि वहाँ पे दो कैटेगरी बन गई थी, ठीक है। एक मध्यम वर्ग बन गया था और एक कौन सा लोअर क्लास बन गया था, ठीक है, यानी कि मजदूरों का। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लोग जिस जहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक है, उधर की तरफ वो लोग पलायन उन्होंने करना शुरू कर दिया था, यानी कि कुछ लोग रहते थे गाँव में। जब उन्हें लगा कि शहरों में हमें काम मिल जाएगा तो वो लोग अपना गाँव छोड़ के शहरों की तरफ मूव करना उन्होंने शुरू कर दिया। इस तरीके के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पैटर्न कि किस तरीके का पैटर्न था आधुनिकीकरण का। तो वर्तमान समय में भी यूरोप को एक विकसित क्षेत्र के गिनती में गिना जाता है। अक्सर हम यूरोप का इतिहास जब उठाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यूरोप के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो कि आधुनिकता का उदाहरण बने थे इतिहास में भी, जिसमें सबसे पहला नाम किसका आता है? ब्रिटेन का आता है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही ब्रिटेन में उद्योग के क्षेत्र में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाने लगा था। और जो ये युग था जहाँ पे ब्रिटेन के अंदर उद्योग के क्षेत्र में भी बहुत सारी तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा था, इस वजह से इस युग को आधुनिक औद्योगिक युग की नींव का नाम दिया गया। उदाहरण के लिए कपड़ा उद्योग में मशीनों का उपयोग किया जाने लगा था। फ्रांस के हिस्सों में युद्ध के कारण औद्योगिकरण की जो गति थी वो धीमी थी, परंतु 19वीं सदी आते आते ब्रिटेन के साथ साथ फ्रांस ने भी उद्योग में तरक्की करनी शुरू कर दी थी। तो यहाँ से हमें एक पता चलता है किस तरीके से अलग अलग क्षेत्र थे यूरोप के जो कि धीरे धीरे विकसित होते चले जा रहे थे औद्योगिकरण के साथ साथ। तो हमने यहाँ पे ब्रिटेन देखा और फ्रांस देखा। फ्रांस में थोड़ी सी गति धीमी स्टार्टिंग में इसलिए थी क्योंकि आप लोगों ने हमारा जो फर्स्ट यूनिट था उसमें देखा होगा जहाँ पे हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा। तो हमें पता चलता है कि फ्रांस के अंदर फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी। तो आप लोगों को पता होगा जहाँ पे क्रांति चल रही होती है ना वो सारे क्षेत्र उस क्रांति की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे आर्थिक संकट भी आ जाता है। तो अब जिस क्षेत्र में ऑलरेडी इतना ज़्यादा संकट चल रहा होता है, गृह युद्ध चल रहा होता है, ठीक है, बाहरी आपदा आ रखी होती है, उस क्षेत्र में विकास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट उसके बावजूद भी फ्रांस ने भी 19वीं जब सदी वहाँ पर आती है तो उसके साथ साथ अपना विकास करना स्टार्ट कर दिया था। और उसी के साथ हमने देखा कि जो ब्रिटेन था वहाँ पे कपड़ा उद्योगों में भी मशीनों का उपयोग होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे काम की बदलती प्रकृति की किस तरीके से लोगों के कामकाज में बदलाव वहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो औद्योगिक क्रांति से प्रभावित होकर काम की प्रकृति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। आप सभी लोग जानते हैं अगर हमारे कोई भी क्षेत्र है, इंडिया का ही कोई क्षेत्र आप सपोज कर लीजिए, तो उद्योग अगर हम औद्योगिकरण की तरफ वहाँ पे बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? वहाँ के कामकाज के प्रगति में भारी बदलाव हमें देखने को मिलेगा। क्यों? कुटीर और जो कृषि उद्योग थे
उस पर निर्भरता में कमी आ गई थी। यानी कि लोग सिर्फ कृषि के ऊपर निर्भर नहीं थे, ना ही इन चीज़ों के ऊपर निर्भर थे कि छोटे छोटे वो अपना उद्योग चला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बननी स्टार्ट हो गई थी और लोगों ने कृषि और कुटीर उद्योग के अलावा भी फैक्ट्री में जाके अपना कामकाज करना शुरू कर दिया था। यानी कि उनके पास काम करने के विकल्प में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस वहाँ पे देखने को मिले थे। जनता फैक्ट्री में काम करने लगी थी, मशीनों का उपयोग किया जा रहा था। अब देखिए, जब औद्योगिकरण नहीं आया था उससे पहले लोग अपने हाथों से काम करते थे, ठीक है, मैन पावर का इस्तेमाल किया जाता था। बट जिस तरीके से औद्योगिकरण वहाँ पे बहुत आधुनिक रूप से आ रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आ रहा था, तो वहाँ से हमें देखने को मिलता है कि मशीनों का उपयोग ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। अब देखिए, इंसान में और मशीन में फ़र्क होता है ना। जितना काम एक मशीन कर लेगी ना, अगर वही काम एक इंसान को दे दिया जाए तो हो सकता है वहाँ पे 2 या 3 लोगों का यूज़ करना पड़े। उसके अलावा देखा कि हमने प्रशिक्षित कृषकों की मांग बढ़ गई, प्रशिक्षित श्रमिकों की मांग बढ़ गई, कि वहाँ पर ये देखा गया कि अगर हम फैक्ट्री में किसी को रख रहे हैं तो वहाँ पे रखने वाला जो इंसान था, जैसे कि अभी भी हम किसी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पे एचआर होती हैं, तो वो क्या करती हैं, इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से उस टाइम पर भी देखा जाता था कि जो श्रमिक हैं वो इस लायक हैं, इतने कुशल हैं कि वो हमारी मशीनों का इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखनी जाने लगी। इससे क्या हुआ, श्रमिकों का विभाजन हो गया, कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक, इन दोनों के अंदर विभाजन शुरू हो गया था। कृषि आंदोलन और यूनियनों की स्थापना होनी शुरू हो गई थी। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। औद्योगिकरण के कारण प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल रहा था, जिससे समाज भी अछूत नहीं रहा था। बड़ी संख्या में पलायन स्टार्ट हो गया था। अब जो गांव में लोग रह रहे हैं वो किसके ऊपर निर्भर थे, या तो वो खेती बाड़ी कर लेते या वो छोटा मोटा कोई काम कर लेते थे। लेकिन जब लोगों को विकल्प दिया जाता है कि वो लोग शहरों में जाके या दूसरे स्टेट्स में जाके अपना फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, या फिर उनको और भी रोजगार उनको मिल जाएंगे वहां जाके, तो वो क्या ही करेंगे। कृषि में तो इतनी इनकम हो नहीं पाती थी, तो उन लोगों ने क्या करा, अपने गांव छोड़ के, अपने घर छोड़ के वो भी शहरों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, जिस वजह से समाज में एक जगह से उठ के लोग दूसरी जगह जाने लगे। तो ये भी एक परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलता है। सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आना शुरू हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि समाज अलग अलग वर्गों में विभाजित होने लगा था। वो किस आधार पर होते थे, वो वर्ग पैसों के आधार पर कि कौन कितना अमीर है। अब मजदूर का जीवन अलग हो, मजदूरों को मिडिल क्लास, वो लोअर क्लास में रखा जाता, फिर मिडिल क्लास, फिर अपर क्लास। ये सारे विभाजन कहाँ से आए हैं? ये सारे विभाजन भी तो हमें यूरोप से देखने को मिले हैं। समाज में व्यापारी वर्ग का विकास हो गया। अब देखो, ऐसे लोगों का तो विकास हो गई ना जो व्यापारी थे, ठीक है, या फिर जो उद्योगों के मालिक थे। क्यों? क्योंकि उनके पास तो पैसा आना स्टार्ट हो गया था। और जब मजदूर वर्ग था वो मजदूरी करा जा रहा था। आप लोगों को ये भी पता है मजदूरी में इतना ज़्यादा इनकम होता नहीं है। उन लोगों को रहने के लिए ढंग की जगहें नहीं मिल रही थी, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा था। वो लोग छोटी छोटी जगहों पे, खराब स्थिति वाली जगहों पे रहने के लिए मजबूर हो गए थे। तो इससे क्या हुआ, अमीर वर्ग और जो गरीब वर्ग था उसके बीच की जो खाई थी वो बढ़ती चली जा रही थी। समाज की जो अधिकतर जनसंख्या थी उसको रोजगार मिलना स्टार्ट हो गया था। तो एक पॉजिटिव हमें यहाँ पे इम्पैक्ट भी देखने को मिला था परिवर्तन का। नेक्स्ट है हमारा औद्योगिकरण में जीवन, कि औद्योगिकरण जब आया तो उसके बाद लोगों के जीवन में किस तरीके का हमें हाल देखने को मिलता है। तो जितनी तेजी से औद्योगिकरण हो रहा था उतनी ही तेजी से जनता शहरों की तरफ पलायन कर रही थी, जिस कारण लोग छोटे और खराब अवस्था वाले आवासों में रहने के लिए मजबूर हो गए थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि अब देखिए, एक एरिया, जैसे कि आप सपोज कर लीजिए कि अगर आप दिल्ली में रहते तो आपको पता होगा कि यूपी, बिहार और भी जगह के लोग आके दिल्ली में बसते हैं। क्यों बसते हैं? क्योंकि वो रोजगार की तलाश में आते हैं। उन्हें पता है कि यूपी में, बिहार में या और भी स्टेट है वहाँ पे इतना ज़्यादा रोजगार नहीं है, तो वो लोग दिल्ली में आ जाते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हो आपको पता होगा दिल्ली में यूपी और बिहार वालों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो क्यों है? क्योंकि वो अपने गाँव और शहर छोड़कर दिल्ली में आ जाते हैं रोजगार की तलाश में, जिस वजह से अगर दिल्ली में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, ठीक है, जैसे कि और भी बहुत सारे एरिया आते हैं, सुल्तानपुरी हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे एरिया ना जहाँ पे आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि स्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ऐसे एरियाज है जहाँ पे बहुत छोटे छोटे घरों में लोग रह रहे हैं। अब देखिए, वो खुशी से तो नहीं रह रहे ना छोटे घरों में या फिर खराब स्थिति वाली जगहों पे, वो मजबूरी में रह रहे हैं। क्योंकि अच्छी जगह है, अच्छे घर है, तो वहाँ पे रेंट इतना ज़्यादा है, या और उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो अपनी जगह खरीद सके, ठीक है। अब वहाँ पे कम पैसों में रह रहे हैं, लेकिन अब वहाँ पे भी इतना कम रेंट है नहीं, बट फिर भी वो एक मजबूरी के वजह से वहाँ पर रहते हैं ताकि वो अपने घर को पाल सकें।
तो यही चीज़ें सेम क्या हो रही थी यूरोप के अंदर भी हमें देखने को मिल रही थी। जनसंख्या घनत्व, स्वच्छता होने के ना होने के कारण बीमारियां फैल रही थी। अब देखिए एक जगह पर जब स्थिति इतनी ज़्यादा खराब होगी, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पे रह रहे होंगे, तो वहाँ पे स्वच्छता तो देखने को मिलेगी ही नहीं। और उसके अलावा जब बहुत सारे लोग एक ही जगह पे रहना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है, बीमारियां फैलती है ना। तो वही सारी चीज़ें यूरोप में भी हो रही थी। तो इसी के साथ हमारा जो फर्स्ट सब यूनिट था ना वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, जहाँ पे हमें देखना था कि सामाजिक उथल पुथल किस तरीके की थी वहाँ पर, जहाँ पे हमें देखना है श्रमिक आंदोलन, उदारवाद का उदय और प्रारंभिक समाजवाद। औद्योगिक क्रांति जिस तरह से यूरोप में विकास की लहर लेके आई थी, उसी प्रकार औद्योगिक क्रांति के कारण अमीर और गरीब के बीच के जीवन यापन तथा परिस्थितियों के बीच जो खाई थी वो गहरी होती चली जा रही थी, जिस कारण अक्सर दोनों वर्गों में संघर्ष देखने को मिलता था, जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिक आंदोलन, नए विचारों का उदय हमें देखने को मिलता है। अब देखिए अमीर और गरीब के बीच में संघर्ष क्यों हो रहा था, क्योंकि जो अमीर थे वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे थे और जो मजदूर लोग थे, ठीक है, जो गरीब लोग थे वो मजदूरी करते जा रहे थे, बट उसके बाद भी उनको कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा था। उनको सिर्फ इतना ही अर्न हो रहा था जिससे वो अपना पेट पाल सके। उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा गहराई में इस चीज को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों का ना काम करने का कोई टाइम टेबल नहीं था। वो लोग 12-12, 13-13 घंटा काम कर रहे थे और उसके अलावा उनको खाने के लिए ढंग से खाना नहीं मिल रहा था, रहने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, उनकी जो इनकम थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, ज़रूरत से ज़्यादा ही कम थी, जिस वजह से संघर्ष होता है यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे श्रमिक आंदोलन। जैसा कि हमने अभी देखा, औद्योगिक क्रांति के कारण गरीबों की स्थिति काफी खराब हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिक आंदोलन हुए, जिसमें उन आंदोलनों का उद्देश्य क्या था, उचित वेतन मिले मजदूरों को, सीमित कार्य समय हो और सुरक्षित स्थल हो। अपनी आवाज को अमीरों तक पहुंचाने के लिए श्रमिकों द्वारा एक संगठन की स्थापना हुई, जिसे ट्रेड यूनियन का नाम दिया गया। अब देखिए अगर हम 90s का जमाना देखते हैं ना यूरोप का, तो वहां पे जिस तरीके से औद्योगिक क्रांति वहां पे हो रही थी, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वो बढ़ती चली जा रही थी। अमीरों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हो रही थी और गरीब और ज्यादा गरीब होता चला जा रहा था। तो इसका रीजन क्या था कि उनको ढंग से खाना नहीं मिल रहा था, उनके रहने के लिए उनके लिए आवास नहीं थे, और टाइम का कोई वो नहीं था कि हाँ इतने घंटे काम करने हैं उतने घंटे काम करने, अनलिमिटेड उनसे काम ले रहे थे और खाने के लिए उनको खाना भी नहीं दे रहे थे। और उसके अलावा उनको जो वेतन था, यानी कि उनको जो इनकम हो रही थी ना वो बहुत ज़्यादा कम थी। तो इसी वजह से इन चीज़ों के अगेंस्ट जो श्रमिक थे उन्होंने एक यूनियन की स्थापना करी। जब उनको लगा कि हम एक एक करके बोलेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा, हमें सब लोगों को साथ मिलकर आना पड़ेगा। अब साथ मिलकर ऐसे तो आएंगे नहीं कि फोन कर लिया एक दूसरे को और लोग आके खड़े हुए। उसके लिए एक यूनियन की स्थापना करी गई जिसका नाम था ट्रेड यूनियन, और उसके द्वारा इन लोगों ने आंदोलन किए, ठीक है, बहुत सारे इन्होंने आंदोलन किए, उसके अलावा हड़तालें हुई, और उन सभी का परिणाम स्वरूप सरकार द्वारा श्रमिकों की मांग को स्वीकार किया गया और धीरे धीरे जो श्रमिक कानून थे उनको लागू किया जाने लगा। 1848 का जो काल था, इसे सामाजिक और राजनीतिक असंतोष का चरम माना गया, यानी कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा संघर्ष देखने को मिला था। अब हम देखेंगे उदारवाद का उदय। उदारवाद का विचार इतिहास से लेकर वर्तमान समय तक एक महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में रहा है। इस विचारधारा को अपनाने वाले लोगों का मानना है कि समाज में सरकार का जो हस्तक्षेप होना चाहिए वो एक सीमित होना चाहिए। उसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी संपत्ति को महत्व मिलना चाहिए। तो उदारवाद जो है वो एक ऐसी विचारधारा है ना जो कि मॉडर्न थिंकिंग में गिनी जाती है। जो इस विचारधारा से प्रभावित लोग होते हैं उनका ये मानना होता है ना कि जो सरकार है ना उसे हर एक क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, और अगर सरकार कम से कम मतलब हस्तक्षेप करेगी ना किसी भी क्षेत्र में, तो वहां पर लोगों को विकास करने का मौका मिलेगा। और उसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, निजी संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। तो ये सारी मॉडर्न थिंकिंग में आती हैं सोच। तो यही मोटिव था उदारवादी विचारकों का। उदारवादी विचारधारा वाले लोगों के द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव करने की मांग की गई, जैसे कि राजनीतिक सुधार और आर्थिक सुधार। तो ये जो उदारवादी विचारधारा वाले लोग थे ना उनका ये मानना था कि हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ बदलाव होने चाहिए जिससे लोगों को अपना विकास करने का मौका मिले। जैसे कि राजनीतिक सुधार में ये आ जाता है कि लोकतांत्रिक सरकार होना चाहिए, संविधान का गठन हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो
राजनीति है, राजनीति में बहुदलीय प्रणाली का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी कि कुछ हद तक इनकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रखती है आज के टाइम पे। उसके अलावा आर्थिक सुधार होने चाहिए। आर्थिक सुधार में खुले बाजार की नीतियाँ होनी चाहिए। ठीक है, कि खुला बाजार का मतलब ये होता है कि जो सरकार है ना वो उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो प्रोडक्ट का जो रेट है ना वो बाजार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें उदारवादी विचारधारा में देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रारंभिक समाजवाद। तो समाजवादी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जो पूंजीवादी विचारधारा के विपरीत है। तो समाजवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अर्थात पूंजीवादी विचारधारा वाले लोगों का मानना है कि संसाधनों पर निजी स्वामित्व होना चाहिए, खुला बाजार होना चाहिए। परंतु जो समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं उनका ये मानना है कि पूंजीवादी प्रणाली ने श्रमिकों का शोषण किया है तथा देश में संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले कि पूंजीवादी विचारधारा क्या होती है। तो देखो, पूंजीवादी विचारधारा ये होती है कि लोगों का ये मानना होता है, पूंजीवादी विचारधारा वालों लोगों का, कि जो संसाधन है ना उनके ऊपर निजी स्वामित्व होना चाहिए। ठीक है, खुला बाजार, यानी कि मैंने अभी बताया कि जो बाजार में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके जो रेट है ना वो बाजार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, सरकार का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये सारी थिंकिंग होती है पूंजीवादी वाले लोगों की। लेकिन जो समाजवादी लोग हैं, ठीक है, उनका ये मानना है कि जो संसाधन है, ठीक है, यानी कि पेट्रोल हो गया, उसके अलावा और भी चीज़ें आती है, तेल हो गया, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, इनके ऊपर ना सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए ताकि वो सभी लोगों में बराबर रूप से विभाजित हो सके। और जो पूंजीवादी विचारधारा है ना वो सिर्फ और सिर्फ श्रमिकों का शोषण करती आई है। ठीक है, तो ये है दोनों में डिफरेंस। उसके अलावा पूंजीवादी जो विचारधारा है ना वो आपको देखने को मिलेगी अमेरिका में, और उसके अलावा जो ये समाजवादी विचारधारा है ये आपको यूएसएसआर यानी कि रशिया में देखने को मिलती है, अगर आप हिस्ट्री में उठा के देखते हैं। यूरोप में भी समाजवादी विचारक रहे जिनका मानना था कि समाज में सामान्य और सहयोग होना चाहिए और श्रमिकों के जीवन में सुधार किया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि यूरोप के अंदर समाजवादी विचारक नहीं थे, हालांकि पूंजीवादी विचारक ज़्यादा थे, बट उसके बावजूद भी समाजवादी विचारक रहे हैं यूरोप में। उनका ये मानना था कि समाज में सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है, आपसी सहयोग होना चाहिए, और जो श्रमिक हैं यानी कि जो लोअर क्लास है उन लोगों के जीवन में बेहतरी आनी चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सके। तो इसी के साथ हमारा जो ये यूनिट है ना ये कवर हो जाता है। इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर अप कर दिया। उसके बावजूद भी आपको कुछ मिसिंग लगता है या आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।